सोचिए, वो क्या अदृश्य धागा है जो हम इंसानों को एक साथ बांध कर रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी अपनेपन और मानवीय जुड़ाव के पीछे छिपे समाजशास्त्रीय और मनोविज्ञान की। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व से लेकर बड़े बड़े देशों की अखंडता तक सब कुछ तय करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी ये यात्रा माइक्रो से मैक्रो लेवल तक जाएगी। हम शुरुआत करेंगे अपनेपन की जड़ों से, फिर समझेंगे जुड़ाव की यांत्रिकी, यानी ये काम कैसे करता है। उसके बाद अपनेपन के विरोधाभास और सामूहिक भावनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में सामाजिक सामंजस्य के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, अपनेपन की जड़ें और हमारी विकासवादी जरूरतें। मतलब आखिर हम इंसान जैविक रूप से समूहों यानी ग्रुप्स की तलाश करने के लिए इतने मजबूर क्यों होते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों के नजरिए से देखें तो चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अपनापन एक गहरी आंतरिक लालसा है, यानी किसी से जुड़ने की हमारी व्यक्तिगत इच्छा। लेकिन दूसरी तरफ समाजशास्त्र इससे पूरी तरह से एक बाहरी ढांचे के रूप में देखता है। उनके लिए ये इस बारे में है कि बड़ी सामाजिक संरचनाओं या संस्थानों के भीतर किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है। सच कहें तो ये दोनों ही नजरिए मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। अब एक पल के लिए हजारों साल पीछे चलते हैं। शुरुआती मानव इतिहास में ये अपनेपन की भावना कोई साधारण सी इच्छा नहीं थी। ये सीधे तौर पर जिंदा रहने की शर्त थी। जरा सोचिए, उस समय इंसान शिकार करने, काम बांटने और उस बेहद खतरनाक दुनिया से बचने के लिए पूरी तरह से अपने कबीले या समूह पर निर्भर था। अगर किसी को समूह से निकाल दिया गया तो इसका सीधा मतलब था लगभग निश्चित मौत। और पता है, जिंदा रहने की वही पुरानी जैविक प्रेरणा आज भी हमारे अंदर गहराई से बसी हुई है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, जुड़ाव की यांत्रिकी। अगर हम इस अपनेपन रूपी मशीन को खोलकर देखें तो ये सफलतापूर्वक काम करने के लिए किन खास चीजों पर निर्भर करती है। स्कैनलॉन फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 40 अलग-अलग रिसर्च पेपर्स का गहराई से विश्लेषण किया और निष्कर्ष क्या निकला कि बहुआयामी अपनेपन के 5 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, यह व्यक्तिपरक भावनाओं पर निर्भर करता है। दूसरा, इसके लिए एक विशिष्ट संदर्भ समूह चाहिए। तीसरा, यह स्थिर नहीं है, समय के साथ बदलता रहता है। चौथा, यह दो तरफा पारस्परिकता यानी गिव एंड टेक पर टिका है। और पांचवा, जो शायद सबसे अहम है, यह हमारी अपनी पसंद यानी आत्मनिर्णय पर निर्भर करता है। और इसी आत्मनिर्णय की बात पर थोड़ा और जोर देना सही रहेगा। ये एक बिल्कुल बुनियादी एंकर की तरह है, क्योंकि जब तक हमारे पास सक्रिय रूप से किसी समूह का हिस्सा बनने का चुनाव करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक इंसान वो सच्चा और सुरक्षित जुड़ाव महसूस ही नहीं कर सकता। बात सिर्फ किसी समूह के लायक होने की नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से खुशी खुशी उसे चुनने की है। अब यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चलिए हमारे तीसरे खंड पर चलते हैं, अपनेपन का विरोधाभास और मानवीय जुड़ाव की दोहरी प्रकृति। विरोधाभास ये है कि ये वही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो एक तरफ तो हमें गजब की सुरक्षा और समर्थन देती है और दूसरी तरफ हमें बेहद खतरनाक चरमपंथी समूहों या कल्ट्स के जाल में भी फंसा सकती है। स्वस्थ अपनापन हमें अलगाव से बचाता है और सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट विषाक्त अपनापन या टॉक्सिक बिलोंगिंग लोगों को अलग थलग करता है और हम बनाम वे वाली एक बेहद विनाशकारी मानसिकता को जन्म देता है। ये सच में एक दोधारी तलवार है। हमारा चौथा खंड है सामूहिक भावनाएं और पहचान। जब हम अल्पसंख्यक, मूल निवासी और प्रवासी समूहों को देखते हैं तो ये महसूस करने की जरूरत और भी जटिल रूप ले लेती है। फ्रंटियर्स इन सोशियोलॉजी में छपी एक बहुत ही व्यापक समीक्षा हमें बताती है कि सामूहिक भावनाएं सिर्फ बीते हुए कल की कोई पुरानी याद नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अदृश्य ताना बाना है जो आज के समय में काम करता है। जब किसी समुदाय को अपने देश से दूर जाना पड़ता है या जब उन्हें संरचनात्मक रूप से बाहर कर दिया जाता है, तब यही भावनाएं उनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने में मदद करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 74 अलग-अलग अध्ययनों को खंगालने के बाद शोधकर्ताओं ने 8 ऐसी प्रमुख भावनाओं की पहचान की है जो इस पूरे प्रोसेस को चलाती हैं। वो हैं पुरानी यादें, गर्व, शर्म, अपराध बोध, आशा, करुणा, लचीलापन यानी रेजिलियंस और आक्रोश।
अलग अलग संस्कृतियों के बीच यही वो मुख्य भावनाएं हैं जो तय करती हैं कि कोई समूह कैसे एक साथ टिका रहेगा या कैसे प्रतिरोध करेगा। और जो प्रक्रिया यहाँ होती है उसे हम समाजशास्त्र का एक बड़ा चमत्कार कह सकते हैं, एक तरह की सोशियोलॉजिकल एल्केमी या समाजशास्त्रीय कीमिया। होता यह है कि समुदाय बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी नकारात्मक शुरुआत को बदल डालते हैं। वो विरासत में मिली शर्म को अपनी पहचान के गौरव में तब्दील कर देते हैं और अपने गहरे आक्रोश को एक सकारात्मक सामूहिक एकजुटता और आशा में बदल देते हैं। कलंक को गर्व में बदलना वाकई कमाल की बात है ना। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। जरा देखिए, पुरानी यादें सिर्फ यादें नहीं रहती, वे डिजिटल नेटवर्क और अनुष्ठानों के जरिए संस्कृति को फिर से जिंदा करती हैं। आक्रोश महज गुस्सा नहीं रहता, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिरोध बन जाता है। इसी तरह से समुदाय अपने विस्थापन के दर्द को एक मजबूत और निरंतर चलने वाली सांस्कृतिक ताकत में बदल देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, सामाजिक सामंजस्य के ब्लूप्रिंट्स। कैसे ये छोटी छोटी माइक्रो लेवल की भावनाएं बड़े पैमाने पर किसी देश की राष्ट्रीय नीति और ढांचे को आकार देती हैं। चलिए देखते हैं। स्कैनलॉन फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये फ्रेमवर्क इसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, अगर सामाजिक सामंजस्य वो बड़ा सा मजबूत गोंद है जो पूरे समाज को चिपका कर रखता है, तो अपनापन उस सामंजस्य का हमारा रोजमर्रा का महसूस किया गया अनुभव है। और ये अनुभव कैसे बनता है? छोटे छोटे रोज के कामों से, जैसे किसी को पहचान देना, उसे अपनाना और एक दूसरे का समर्थन करना। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ किताबी या दार्शनिक बातें हैं। इन्हें बाकायदा नापा जाता है। सेंस ऑफ कम्युनिटी इंडेक्स 2 जैसे शानदार साइंटिफिक टूल्स इसका सटीक मापन करते हैं। इस इंडेक्स में मुख्य रूप से 4 रेटिंग विकल्प होते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक, ज्यादातर और पूरी तरह से। इन्हीं मीट्रिक्स के आधार पर देखा जाता है कि कोई समाज असल में कितना सेहतमंद और एकजुट है। खास तौर पर माइग्रेशन यानी प्रवासन जैसे मामलों में ये कदम बहुत अहम हो जाते हैं। जब कोई अपना घर छोड़ता है तो उसके शारीरिक और भावनात्मक रिश्ते टूटते हैं, जिससे भारी तनाव होता है। ऐसे में सुरक्षित महसूस करने के लिए नए सामाजिक बंधन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर समावेशी नीतियां गेम चेंजर साबित होती हैं। वे नीतियां जो लोगों की उपस्थिति को स्वीकार करती हैं, असल में विस्थापित समूहों के लिए एक मरहम का काम करती हैं, एक भावनात्मक पुल बनाती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। आज की ये दुनिया जहां लोग इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां किसी भी समाज का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि क्या हमारे आधुनिक संस्थान ऐसा माहौल बना सकते हैं जो एक समावेशी अपनापन पैदा करे, या फिर वो अनजाने में ही हम बनाम वे की खतरनाक दीवारें खड़ी कर देंगे? हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अपनेपन का ये अदृश्य ताना बाना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी को शामिल करने के लिए बुना जाए। इस बारे में जरूर सोचिएगा।